अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की जानिब से जहां एक तरफ तरमीम पर इत्तफाक के राय पैदा करने की कोशिशें जारी हैं, वहीं नंबर गेम पूरी करने के लिए भी तगोदो जारी है। 49 शिकों और 29 सफात पर मुश्तमिल इस मुजव्वजा तरमीमी मुसव्विदे ने ऐवान इक़्तिदार और अपोजिशन दोनों को भरपूर सियासी सरगर्मी में उलझा दिया है। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के मुश्तरका इजलास में आज 8 घंटे तवील मुशावरत हुई और इस मुसव्विदे पर शिकवार गौर किया गया और तमाम तजावीज़ को मंजूर कर लिया गया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के तफसीली इजलास की सदारत सेनेटर फारूक एच नाइक ने की, जिनके बकौल 27वीं आईनी तरमीम का बुनियादी मुसव्विदा कमेटी से मंजूर हो गया है। कमेटी खत्म कर दी गई है और तफसीली रिपोर्ट कल सेनेट में पेश कर दी जाएगी। फारूक एच नाइक के बकौल कुछ शिकों पर फैसले का इख्तियार उन्हें और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को दे दिया गया है, जबकि MQM की तजवीज़ की मंजूरी से मुतालिक ब्रेक थ्रू होने का दावा भी किया गया है। सरदरे की मंजूरी हो गई है जी। उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम का कहते तो बिल था, उसको मंजूर कर लिया गया है। एक दो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कल हम रिपोर्ट फाइल कर देंगे हाउस में। MKM की प्रपोजल पर भी अभी डिलीब्रेशन, उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा जी, इंशाल्लाह। कमेटी अब खत्म हो गई है, इजलास जी कमेटी खत्म हो गई, अब रिपोर्ट चली जाएगी, कल दाखिल कर दी जाएगी सेनेट। आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास से कबल सबसे बड़ा सियासी सरप्राइज खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सामने आया, जिन्होंने अपने लिए तजवीज़ करता इस्तिस्ना की शिक को मुस्तरद करते हुए इस सहूलत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह हिदायत दी कि वो तरमीम जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया गया था, फौरी तौर पर वापस ली जाए। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास के आगाज पर सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक वो तरमीम वापस ले ली, जिस पर चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने इस फैसले को एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर जारी बयान में कहा था कि आज़रबाईजान से वापसी पर मुझे मालूम हुआ कि हमारी जमात के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने से मुतालिक एक तरमीम जमा कराई है। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं उनके नेक इरादे का एहतराम करता हूँ, मगर यह तजवीज़ काबीना से मंजूर शुदा मुसव्विदे का हिस्सा नहीं थी। मैंने इसे फौरन वापस लेने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उसूली तौर पर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को अदालत और अवाम दोनों के सामने मुकम्मल तौर पर जवाबदेह रहना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज बाकू ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म को दिए जाने वाले इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम का खुलकर दिफा किया था। ये जो आर्टिकल 248 में आप तरमीम कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि आपने सदारती इस्तिस्ना जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी दे दिया है, जो इस्तिस्ना होता था मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस के अंदर? नहीं, देखिए वो तो एक लॉ मिनिस्टर के मुताबिक एक एनोमली थी जो करेक्ट होनी चाहिए थी, तो वो बस उसको सिर्फ दुरुस्तगी की गई है, उसकी कोई खास वजह या कोई ऐसी चीज ज़हन में नहीं है। बट ऑब्वियसली जब आप एक दफा चीजों को अमेंड करते हैं तो उसके अंदर ये जरूरी होता है कि कंसिस्टेंसी आए, तो वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत किया गया है। स्पेसिफिक केस आपके ऐसे जो है वो ज़हन में नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक केस की वजह से ये इस्तिस्ना दिया जा रहा हो? कतन नहीं, कतन नहीं है। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस्तिस्ना से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, मगर सदर मुमलिकत के लिए ताहयात इस्तिस्ना की तजवीज़ बरकरार है, जिसकी मंजूरी तकरीबन यकीनी समझी जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आर्टिकल 248 में मुजव्वजा तरमीम पर उसूली इत्तफाक हो गया है, जिसके तहत सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल होगा। अलबत्ता यह वजाहत अभी बाकी है कि आया उसका इतलाक माजी के मुकदमात पर भी होगा या नहीं। दूसरी जानिब मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आज आइन के आर्टिकल 243 पर भी तफसीली मुशावरत के बाद तरामीम की मंजूरी दी गई, जबकि आर्टिकल 175A से 175L तक की 12 शिकों पर गौर मुकम्मल कर लिया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला के मुशीरों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक राय हो गया, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर भी इत्तफाक राय सामने आया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से 3 मजीद तरामीम पेश की गई। ज़राए के मुताबिक ANP, BNP और MQM ने अपनी तरामीम पेश की। ज़राए के मुताबिक ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश की, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखा जाए। ANP ने मौक़िफ़ अपनाया कि खैबर एक ज़िला है, दीगर सूबों में नाम के साथ ज़िले का नाम नहीं लिखा जाता। BNP ने बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी, जबकि MQM ने बलदियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ तजावीज़ सामने रखी। इजलास में एक और बड़ी पेशरफ्त आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी थी, जबकि ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। तरमीम के मुताबिक अगर किसी मुकदमे की 1 साल तक पैरवी ना हो तो उसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। कमेटी ने आर्टिकल 209 तक की शिकों पर जायजा मुकम्मल किया, जबकि आर्टिकल 200 में तरमीम भी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर कर ली गई हैं। मुजव्वजा तरमीम के मुताबिक
सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। मुजवजा तरमीम के मुताबिक जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। मुजवजा तरमीम के मुताबिक ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराहत दी जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। मुजवजा तरमीम के मुताबिक रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मराहत जजेस को दी जाएंगी। कमेटी इजलास के बाद वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेशतर नुकात पर इत्तफाक राय हो चुका है और जिन जमातों ने 26वीं तरमीम में साथ देकर भी वोट नहीं दिया था वो अब खुद अगर कानून साजी से दूर रहेंगी तो नुकसान उन्हीं का होगा। उनका कहना था कि कानून साजी का अमल किसी सूरत नहीं रुकेगा। लोग ऑन बोर्ड हों, जो भी अमेंडमेंट की सारी चीजें जो है वो एक रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश कर दी जाएंगी और बहुत सारी चीज़ों पे तो बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। चंद एक चीज़ें मजीद कुछ टाइम लेंगी। मैक्सिमम लोग ऑन बोर्ड होंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने किसी भी इस पे ऑन बोर्ड नहीं होना। इसी तरह 26वीं तरमीम में सारा कुछ मनवाने के बाद भी वोट वो नहीं दे सके, इखलाकी जुर्रत नहीं, खुसूसन PTI और उसके बात कर रहा हूँ, तो वो तो सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे वो उतना अपनी सियासत से दूर जाएंगे। पार्लियामेंट जब चाहेगी कानून साजी करेगी, जब जरूरत महसूस करेगी वो करेगी। धमकी से ये लेजिस्लेशन नहीं रुकेगी। तहम हुकूमत के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी अब भी एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाइये पर मदऊ किया। ज़राए के मुताबिक ANP को बाज़ आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के लिए 2/3 अक्सरियत के हुसूल में रुकावट बन सकते हैं। याद रहे इन तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को ANP के 3 सेनेटर्स की अशद जरूरत है। अवामी नेशनल पार्टी ने पहले इशाइये में जाने से इनकार किया, ताहम बाद अज़ां हुकूमत ने ANP से राब्ता करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद ANP ने अपने सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह को इशाइये में शिरकत करने की इजाजत दे दी। वाज़ेह रहे कि आइन में तरमीम के लिए दोनों ऐवानों से अलग अलग 2/3 अक्सरियती हिमायत दरकार होगी। इस वक्त आईनी तरमीम के लिए सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सदर में हुकूमती बेंचेस पर 61 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 30 अरकान मौजूद हैं, जिनमें से अक्सरियत मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम की मुखालफत करेगी और इस मुतालिक अपोजिशन की जानिब से भरपूर सफबंदी का आगाज भी हो गया है। आज जहां मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में PTI, JUI, PK मैप और MWM के अरकान ने शिरकत नहीं की, वहां सड़कों की सियासत का रास्ता भी चुना जा रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जबकि आज से पार्लियामेंट को भी ना चलने देने की वार्निंग दे दी है। तारीख है 11 नवंबर, ये भी एक सॉर्ट ऑफ 9/11 है। पाकिस्तान की बुनियादियों पे हमला हो रहा है। आए हम सब उठे और इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। पार्लियामेंट को हम बिल्कुल चलने न दें। जो हमारे आइन पे हमला होगा, जो हमारी बुनियादी इंसानी हकूक पे हमला होगा, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक पे हमला होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। इमरान की पार्टी के कारकुन बजिद थे कि अब तारीख कब शुरू करें, तारीख शुरू हो चुकी। पार्लियामान के पास इखलाकी कोई कानूनी लेजिटिमेसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी तरामीम करती फिरे। आइन की कुछ बुनियादें हैं। कोई एक इदारा इतना मजबूत नहीं होगा कि वो दूसरे इदारों के ऊपर हावी हो जाए। सदर मोहतरम अब उनका ओहदा उनको फौजदारी मुकदमात या सिविल मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना उन्हें दिया जा रहा है। तमाम जिम्मेदारी पीपल पार्टी की है, क्योंकि 1973 आइन की क्रेडिट वो लेते हैं, 18 अमेंडमेंट की क्रेडिट वो लेते हैं और इस वक्त वो इस पे सहूलतकार है। जो इस वक्त का जो बैलेंस है उसको मुकम्मल तौर पर एक तरफा किया जा रहा है। अदलिया को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया गया है और 26वीं आईनी तरमीम से भी अदलिया काफ़ी मफलूज हो गई। अभी 27वीं आईनी तरमीम के बाद अगर आप जजेस के ट्रांसफर भी करें तो कौन जज फिर जो है ना इंसाफ के मुताबिक फैसले करेगा। ये मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है।
हुकूमत ने पार्लियामान से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। नंबर गेम के हवाले से सेनेट में हुकूमत को चैलेंज दरपेश है कि 64 अरकान कैसे पूरे होंगे और ये तरमीम कब तक मंजूर हो जाएगी। इसी पर मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सदर अफनानुल्लाह साहब, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सदर अफनान साहब ये बताइएगा कि सेनेट में तो आप कल ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, मंजूरी के लिए आपके पास नंबर पूरा है क्या? चूंकि 64 अरकान की हिमायत आपको दरकार है, जबकि आपके पास हैं 61 और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब चूंकि बीमार हैं, शायद वो वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, तो आपके पास 60 नंबर रह जाता है। तो ये 4 वोट कहां से पूरे करेंगे? ANPP ज़ाहिर है वो अभी तक उसने क्लियर कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया कि वो वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो क्या कोई तहरीक इंसाफ का रिजर्व पूल पे इस्तेमाल करेंगे? कैसे नंबर पूरा करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इंशाअल्लाह ANP इसके अंदर वोट डालेगी, क्योंकि आज जो अभी इशाया भी हुआ उसमें भी उनकी नुमाइंदगी थी, तो वो इसके ऊपर हमें यकीन है कि वोट डालेंगे और हमारे पास नंबर पूरे होंगे। और जो सूबे का उनका मुतालबा है कि नाम तब्दील किया जाए, उसके वो और मुतालबा बात उनका मान रहे हैं आप या वो मुतालबा नहीं माना जाएगा? क्योंकि आज तो हुकूमत ने कह दिया था कि मुश्किल है, बाकी स्टेक होल्डर्स भी वहाँ पर हैं, तहरीक इंसाफ है, JUI है, बाकी वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ आपके कहने पर नाम तब्दील नहीं हो सकता। जी ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत भी कर दी, तो ज़ाहिर है अब जब तक इसके ऊपर कॉन्सेंसस नहीं इवॉल्व होगा तो इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल है। तो हमारी कोशिश ज़रूर है, लेकिन ANP की बहुत सारी डिमांड जो इससे पहले हैं वो मानी गई हैं। सही, क्योंकि मुसवदे में बहुत सारी और भी चीज़ें थी, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो वोट डालेंगे। हमें यकीन है या मालूमात है कि वो वोट देंगे? नहीं, मालूमात है, इंशाल्लाह वोट डालेंगे। तो ये 64 का नंबर तो आपका फिर भी ज़रा पूरा नहीं होता, 3 नहीं हो जाएगा 64 का नंबर, मसला कैसे नहीं पूरा करेंगे? हैं हमारे पास तरीके, हम कर लेंगे। तरीके एक रह गया, वही तरीके जो 26 आईनी तरमीम में इख्तियार किए गए थे, रिजर्व पूल बनाया था तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान का, उनमें से कुछ बंदों ने आके वोट दिया था। अभी कुछ बंदे हैं ऐसे आपके पास? नहीं, देखें बाप पार्टी भी है, उससे भी बातचीत चल रही है, और भी कुछ इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। वो डाल के भी एक वोट कम है आपके पास? नहीं, वो डाल के फिर नेशनल पार्टी भी है, उनसे भी, और भी बहुत सारी है, हमारे ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। इंशाल्लाह एक वोट तो कहीं ना कहीं से पूरा हो जाएगा। लगता है एंड पे आपको PTI से कुछ तोड़ जोड़ नहीं, इंशाल्लाह हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इतना मामला उधर तक नहीं जाएगा। उससे 2-3 अरकान के हवाले से इत्तलात आ रही है कि शायद आप कोई राब्ते हो रहे हैं और कोशिशें हो रही हैं कि उन्हें जो है ना उनसे वोट डलवाया जाए। नहीं, मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन एक वोट है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं ना कहीं से हम कर लेंगे। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। अहमद अवैस साहब, तहरीक इंसाफ ने तो इस तरमीम की खुलकर मुखालफत का ऐलान किया है और एक अपना तफसीली मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड पर रख चुकी है कि वो क्यों मुखालफत करें 27वीं आईनी तरमीम की। इस बहस में जाए बगैर ये बताएं कि लग ये रहा है कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को जो है इस्तेमाल किया गया था, अब भी जो रिजर्व पूल है तहरीक इंसाफ का ही शायद इस्तेमाल होगा सेनेट के अंदर भी तरमीम की मंजूरी के लिए। तो कैसे रोकेंगे आपके सेनेटर्स को कि वो वोट डालने के लिए ना जाएं, जिन पे हुकूमत जिन पे ट्राई कर रही है? देखिए, अब हमारे जो वोटर्स हैं बड़े कमिटेड हैं। बाकी ये जो है जो हरबे ये इस्तेमाल करते रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनली अखलाकी एतबार से किसी भी एतबार से उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो इनका ये उन हरकत से ये तो बाज नहीं आएंगे, ये ज़रूर करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मेंबर्स हैं, सेनेटर्स भी और असम्बली के मेंबर, दे आर वेरी कमिटेड और वो इंशाल्लाह इनके साथ नहीं जाएंगे। यानी आप कॉन्फिडेंट है कि आपका कोई सेनेटर जो है कम से कम वोट नहीं डालेगा कल? ये आप कॉन्फिडेंट है मुकम्मल तौर पर? नहीं, इंशाल्लाह नहीं जाएगा। सही है। अच्छा, ये बताइएगा अफनान साहब के वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से बड़ी जो है आज एक डिस्कशन, एक डिबेट रही है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया जी कि वो तो नहीं ले रहे इस्तिस्ना जो वज़ीर आज़म को दिया जा रहा था। कुछ उनके सेनेटर्स ने प्रपोज किया था, वो कह रहे मैंने इसकी मुखालफत कर दी, मैंने कहा विड्रॉ करें इसे। तो ये बताएं कि इस पर एक राय तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी आ रही है कि चूँकि अगर ये इस्तिस्ना लाइफ टाइम मिलता है शहबाज शरीफ साहब को एज वज़ीर आज़म, तो ये इमरान खान साहब को भी फिर आपको रिहा करना पड़ता। तो ऐसा ही है, उस वजह से आपने ये विड्रॉ किया या क्या मामला था ये? नहीं, देखें ये तो मतलब कि वैसे तो यह हाइपोथेटिकल डिस्कशन है, लेकिन अगर हम कानून बना रहे हो तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम रेट्रोस्पेक्ट में बनाएं। हम कानून बनाएंगे कि वो मुस्तकबिल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर हम चाहते हैं इमरान खान साहब को एक्सक्लूड करना, तो ये हम कर सकते थे, लेकिन बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने इसको आइडिया कोई सुबह जब वो वापस पहुँचे अज़रबैजान से, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले इसको मामले को उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं करना। ठीक है, सदर साहब को और फील्ड मार्शल का जो रैंक है, जो टाइटल है, उसके ऊपर है इस्तिस्ना, उसके अलावा नहीं है। सही है। और इस पर कल अता तारड़ साहब हमारे प्राइम में थे, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बाकू में भी मौजूद थे, लेकिन वो तो कल बड़ा डिफेंड कर रहे थे कि ये ठीक है, ये कंसिस्टेंसी की जो है वो एक
वो बात कर रहे थे कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो है उन्हें मिल रहा है, तो कोई इतनी गलत बात नहीं है। देखिए बात ये है कि अगर इस मुल्क की तारीख देखी जाए तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे दी जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म का वो वाहिद होता है जिसके ऊपर आपने देखा है कि कभी ना टेन्योर पूरा हुआ है ना, और अक्सर औकात जो है वो केसेस बन जाते हैं और उसके ऊपर और भी बहुत सारे मसाइल रहे हैं, पनामा का भी मसला रहा है, फैसला रहा है। तो उसको सामने रख के अगर टेन्योर के अंदर इस्तिस्ना दे दी जाती तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का फैसला है कि नहीं देनी तो फिर ठीक है। सही है। वैसे अहमद वैद साहब, प्राइम मिनिस्टर को उसके टेन्योर की हद तक इस्तिस्ना होना चाहिए। शहबाज साहब ने तो वैसे आज मना कर दिया, और दूसरा आपकी पार्टी ये कह रही है कि खान साहब को उसका फ़ायदा होना था अगर ये इस्तिस्ना मिल जाता शहबाज शरीफ साहब को लाइफ टाइम। क्या कहेंगे इस पर आप? वैसे तो कोई भी आईनी तरमीम हो या कानून बने, उसका रेट्रोस्पेक्टिव यानी मौसर व माजी उसका इतलाक नहीं होता। जी हाँ, देखिए बात यह है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इसी तरह से बात की है। आप एक पहले इसको ज़हन में रख लीजिएगा, आर्टिकल 248 जो है ना, जिसके अंडर ये इस्तिस्ना की सारी बात आती है, जिसको ये अमेंड करना चाह रहे हैं, वो ये है कि इन दी ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी जो उनको इस्तिस्ना हासिल होता है, इससे बियॉन्ड नहीं होता। अब ये जो कुछ भी लिख लेंगे इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चैलेंज होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, रह नहीं सकता। और ये अपनी वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ और बहुत मैं नेशनलिस्ट हूँ और बहुत ऑनेस्ट हूँ। ये बिल्कुल ऐसे बात की है कि जब आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं 1-2 साल पीछे ले जाता हूँ, जब ये इन्होंने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, तो उस वक्त इन्होंने ओथ लेने के बाद कहा कि मुल्क की इकॉनमी बहुत ख़राब है, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। बड़ी अप्रिशिएट की गई ये बात उनकी कि देखो जी कमाल प्राइम मिनिस्टर हैं कि इन्होंने बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। 1 महीने के बाद IPP का शोर मचा तो पता लगा कि इनके 2 साहबजादे जो हैं, 2 बेटे इनके, वो IPP का 28% शेयर लेके बैठे हुए हैं, और जो यूनिट उनके पास है, और वो उन यूनिट से अरबों रुपया हुकूमत पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर से वो ले चुके हैं और बगैर 1 यूनिट बिजली दिए। तो इसी तरह से यहाँ भी ये कौम को धोखा देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है जो इनको इस लेवल के ऊपर आके ये बात इस अंदाज में नहीं करनी चाहिए कि बड़ी खुल के सामने आए, ऑनेस्टी को अपनाएं खुदा के लिए, इस मौके के ऊपर तो कम अज़ कम। सही है, ये वही बात की है, क्योंकि इस्तिस्ना जो है ना, वो ये नहीं होता कि आप जो मर्जी आपके साथ आपके खिलाफ आपने काम किए हों, अनकॉन्स्टिट्यूशनल के अलावा इलीगल हैं, फ्रॉड किया है, कोई ज्यादती की है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन की है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो उसका इस्तिस्ना तो हो ही नहीं सकता कभी। चले, ये तो सिर्फ ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के दौरान। और वो जो इमरान खान को इसका फायदा होने वाली जो बात तहरीक इंसाफ जो आर्गूमेंट पेश कर रही है, उसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई ऐसा हो जाता अगर ये शहबाज साहब को? मेरा नहीं ख्याल ना इन्होंने देना था ना होना था। ये ठीक कहते हैं कि अगर वो उस पर रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे अप्लाई, तो वो अप्लाई नहीं होगा। सही है, लेकिन ये वो इमरान खान ना इन तरीकों से मेरे ख्याल में को बेनिफिट लेके बाहर आएगा ना कुछ है, वो एक असूल पे है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चले, अच्छा अफनाद साहब ये बताएं कि अब आगे के वाले से जाहिर है तहरीक इंसाफ ने तो भरपूर मुखालफत का ऐलान किया है इस तरमीम की, और वो एक आईनी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं, वो एक सियासी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? वो तो कह रहे पार्लियामेंट का इजलास अब नहीं चलने देंगे और हुकूमत को नहीं चलने देंगे, वो एक 14 से जलसों का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। कैसे निपटेंगे इससे? सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं मुल्क के अंदर? देखिए सियासी टेम्परेचर तो ये बढ़ाने की पिछले 1.5 साल 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, मगर ये इन अपनी कोशिशों में नाकाम रहे हैं, और ये जैसे माजी में नाकाम रहे हैं आगे भी नाकाम रहेंगे। नाकामी का बेंचमार्क का म्यार क्या है? नाकामी का बेंचमार्क का म्यार यही है कि ये हुकूमत गिराना चाहते हैं और नहीं गिरती इनसे। फिर ये इन्होंने बात की कि जी देखें वो जो IPPs वाली बात, तो वो तो मतलब कि आप कारोबार करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप ये कर लें कि ये जो अलकादिर ट्रस्ट खोल लें और 600 कनाल अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन ले लें। अवैध साहब उसको कहेंगे कि बड़ा ईमानदारी का काम है कि अरबों रुपए की ज़मीन ले लो, हथिया लो बेगम के नाम के ऊपर, वो ईमानदारी वाली चीज़ है, वो बड़ा अच्छा काम इसने किया है। या आप अपने माँ के नाम पे हॉस्पिटल बनाओ, मियाँ नवाज शरीफ साहब से ज़मीन लो, मियाँ नवाज शरीफ साहब से 40 करोड़ रुपए लो। उस वक्त कोई शर्म नहीं आई जब ज़मीन भी ले रहे थे, 40 करोड़ रुपए भी ले रहे थे, शर्म आ रही है? कहते हैं आपको भैया आपका लीडर जो है काउंटर आर्गुमेंट है, जरा वो भी सुन ले फिर आगे बढ़ते हैं। जी अहमद वैद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अलकादर वाले जुमले पे? आप जो है ना, जी मैं कह रहा हूँ कि अलकादर की जो बात करते हैं, पहले तो वो बात सारा केस ही झूठा है।
उसकी दूसरी बात यह है कि वो एक इंच जमीन जो है को अपने तसरफ के लिए तो ली नहीं है, अपनी बेगम के लिए लिया, उनके नाम पे थी, और वो सारा जो है पर्पस के लिए ट्रस्ट बना के आप ले लें। वजीर आज़म अपने नाम पे देखिए, बात सुने, आप मुझे बताएं, वजीर आज़म ट्रस्ट बना के बेगम के नाम पे जमीन ले सकते हैं? हर ब्यूरोक्रेट ये कर सकता है में। उनका मौके पर जी अहमद साहब, हर बंदा ये शुरू हो नहीं कोई कर सकता। उन्होंने अपने नाम के लिए नहीं ली, अपने पर्पस के लिए तो ली नहीं है भाई। जमीन इतनी अरबों रुपए की ले ली आपने। बात तो यह है कि जिसकी बात करते हैं, एक बात बता दूं, बात सुने मेरी। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जिसको ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं, वो वहाँ के किसी कोर्ट ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम मनी है। डिक्लेयर किया ये मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर मनी डिक्लेयर हुआ होता तो फिर उनके ऊपर क्राइम एजेंसी यूके ने डिक्लेयर किया है। कहाँ से लिखा है? लिखा हुआ है, आप पढ़े जाके, आपने पढ़ा है कुछ नहीं? एजेंसी छोड़े, आपने कमेटी की आज मीटिंग को देखा है ना, इन्हीं तरीके को देखा है, आप उसके ऊपर लेक्चर दिए जा रहे हैं। आप ये देखें, कोर्ट का फैसला आया। आप मुझे बता दें कि क्या 190 मिलियन पाउंड जो इस मुल्क के कौमी खजाने में आना था वो उस बिजनेसमैन के पास चला गया? ये बड़ा अच्छा ईमानदारों वाला काम किया है। 190 मिलियन पाउंड जो वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ, उसमें से निकाल के मुल्क के उसमें से निकाल के जब उसको इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बेस करता हुआ पैसा डिक्लेयर, क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं किया, तो वो पैसा जिसका था उसी का रहा। ये तो केस लगाते क्यों नहीं आप? अगर ये बात है अपील को, और अपील आपकी नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्राइम एजेंसी ने तो इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके 190 मिलियन पाउंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, उन्होंने की नहीं। सही है। कमाल है। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कोर्ट अगर डिक्लेयर करता, ये करप्शन नहीं है तो करप्शन होती नहीं है ना। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन किसी और तरफ निकल गई है, मामला अभी जरा 27वीं तरमीम का है। करप्शन तो शहबाज और नवाज ने की थी भाई। आप लोगों ने फिर पैसे ना लेते ना। अगर आपको इतना मसला था करप्शन का तो फिर पैसे क्यों लेते शौकत खानम के? शौकत खानम के 40 करोड़ रुपए वापस करें फिर आप। लेके बैठे में उधर अपने घर बना लिए उस पैसे से। ये जो ऑडिटर जनरल जमान बार का घर बना लिया, अपना महल बना लिया, अरबों रुपए के घर हैं, प्रॉपर्टी है, ऐसी दे रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। आपका जवाब आ गया। बात सुनने जरा जी, आप बात करें अहमद साहब। सुनने देना जी अहमद साहब बोलिए, बात सुने, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली आपको 375 ट्रिलियन रुपीस का फ्रॉड बताया है, और उसमें मुलव्वस कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट, कैबिनेट। वो उसका अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं ना। उसको आपने पुट किया डिस्कशन के लिए। अच्छा अहमद साहब, जाहिर है चले वो तो डिबेट किसी और तरफ निकल गई है। ये डिबेट किसी और तरफ निकल गई है। इल्जाम तराशी, इल्जाम दर जवाब, इल्जाम दर इल्जाम और जवाब उसके ऊपर ये बताएं कि 27वीं तरमीम के ऊपर तहरीक इंसाफ ने उसकी भरपूर मुखालफत का ऐलान किया। आप तहरीक भी शुरू कर रहे हैं, क्या होगा इस तहरीक के अंदर? इसके खतोहाल क्या होंगे? कैसे चलाएंगे? जरा हुकूमत मंजूर तो कर लेगी तरमीम, करेंगे क्या आप लोग आगे? देखिए, ये इतनी उजरत में जो तारीख जो है ये उसी तरह ही हो रही है जैसे 26वीं तरमीम हुई थी। सही है कि फ़ौरन एजेंडा वो जो उसका वो ड्राफ्ट बन के आया, और वो पहले मौलाना रात के 12 बजे, रात के 12:30 बजे वो मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे, और 2 बजे कहा कि जी इसको अभी पुट कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं इसको, और इसके वोटिंग होगी इसके ऊपर। और उन्होंने पूछा कि इसमें है क्या, ये तरमीम हमें बता तो दें। तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जी ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या इसके अंदर है। इसी तरह से फिर अब एक ड्राफ्ट बन के ये नवंबर का महीना ना गुजर जाए। तो ये बताएं सर आपके फिर अब आप क्या करेंगे आगे? आपका लाएमल क्या होगा? किस तरह से तहरीक चलाएंगे? ये तो कह रहे हैं पहले भी आप कुछ नहीं कर सके, देखिए हमारा सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि देखिए जहाँ पे एक ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा हो और जायज़ बातें हैं, मसलन इसके अंदर उन्होंने आपने देखा कि उसके अंदर सुमो मोटो पार जो है वो उनको भी खत्म कर दिया। ये सारी तरमीम बहुत सारी हैं। नहीं तो सर वो लायबल फिर क्या है आपका आगे? वो तो आपका पार्टी का मौक़िफ़ खुल के आ चुका है तरमीम के हवाले से। अब आपका आगे का लायबल क्या है? तहरीक किस तरह से चलाएंगे? फिर से इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च होगा, क्या होगा? इसके अंदर प्रोटेस्ट होगा, और इसमें लीगल फर्टर्निटी भी शामिल होगी, और इसके अंदर पाकिस्तान की कौम भी शामिल होगी। तो आपकी पार्टी तो है पाकिस्तान की आवाम के बेहतरी के लिए तो किया नहीं बुरी तरह से हारी है। कैसे जो है वो आप यकता करेंगे? इस वक्त तो हुकूमत की बड़ी ग्रिप है आपकी। ये ऐसी स्टेटमेंट है,
इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपकी पार्टी के बैक जो लोग थे अभी मेजॉरिटी में तो हम जीते हैं, मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो जो हुकूमती बैक पैनल है उसके जीते हैं। अभी आपको पता लग जाए, अभी आपको पता लग जाएगा कि कौन जीता जिस वक्त ये फॉर्मेशन होगी इसकी बार काउंसिल्स की, अंदाजा हो जाएगा आपको। तो दूसरा ये भी बताएं साहब कि आपका जो अपोजिशन का दायरा एक जो इत्तेहाद है, आज तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तो ऐलान हुआ कि आप भरपूर तहरीक चलाएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मौजूद नहीं था। ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान भी तरमीम के हक में वोट नहीं दे रहे, वो भी इसकी मुखालफत में वोट डालेंगे। कोशिश करेंगे एक दोबारा से एक अपोजिशन का भरपूर इत्तेहाद बनाया जाए, जो पहले कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी गडापुर साहब। जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल अभी शामिल होंगे। और बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है उनकी, जो 26वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें आपने मंजूर कर ली थी उसको आप आज दोबारा से डिस्क्रेडिट कैसे कर रहे हैं। सही है, ये कोई तमाशा तो नहीं है। पाकिस्तान का आइन जो है कोई एक हुकूमत के लिए तो नहीं बनता। ठीक, आइन मुल्क का जो होता है ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है उसके लिए बनाया जाता है। जो पहले वो किसी वजह से नहीं जुड़ पाए थे, वो गंडापुर साहब का मसला इंशाल्लाह भी था, तो ये तो बड़ा तगड़ा आपका अपोजिशन का इत्तेहाद बन सकता है। मतलब एक असूली मौक़िफ़ पे, एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर हमारे साथ आएंगे वो, नॉट दैट के किसी हम अनजस्टिफाइड पर्पस के लिए उनको साथ लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये अफनान साहब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ तो पिछली बार बड़े चक्कर लग रहे थे, आप भी जा रहे थे, तहरीक साहब भी जा रही थी। अब उनके पास चूंकि नंबर नहीं है जो आपको उनकी सपोर्ट चाहिए थी, तो आप अब इस पर वो कमेटी से उठ करके आपने दोबारा उन्हें वहाँ भी बुलाना जो है गवारा नहीं किया। तो ये तो आपके हाथ से अगर मौलाना स्लिप हो जाते हैं, यार आपके साथ तो वैसे पहले भी नहीं है, लेकिन तहरीक साहब के साथ भी नहीं थे, अगर वो जुड़ जाते तहरीक साहब के साथ तो नहीं लगता आपको एक तगड़ी अपोजिशन बन जाएगी, तगड़ा इत्तेहाद बन जाएगा, जिसकी तहरीक साहब अब कोशिश कर रही है। नहीं देखिए, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमने उनकी जो कमेटी में उनके जो लोग थे उनको हमने बड़ी कोशिश की कि वो ना जाएं, और उनके पास तमाम जो ब्रीफ था वो मौजूद था और हमारी बड़ी कोशिश थी कि वो इसमें हमारे साथ रहें। मगर बदकिस्मती से वो, हालांकि बहुत सारी चीज़ों से वो एग्री कर रहे थे, इसके बावजूद वो ज़ाहिर उनकी लीडरशिप का फैसला था तो वोट के चले गए। लेकिन इंशाल्लाह हम मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ रखेंगे और मामलात में उनको अपने साथ लेके। वैसे तो JUI जो है वो फिलहाल आपकी कमेटी के इजलास से उठ के गई, आपने उन्हें कमेटी के इजलास में दोबारा बुलाना भी आपने दोबारा नहीं किया। वो पिछली मतलब तो आप इतना उन्हें अहमियत दे रहे थे, आपके पास नंबर जो ही पूरा होता आप अगली पार्टी को डिस्कार्ड कर देते, आप अहमियत ऐसी बात नहीं। हमने देखे उनको जो है कमेटी मीटिंग के अंदर इनवाइट किया। बड़े कॉन्फिडेंट है बाय द वे, वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जुड़ेंगे हमारे साथ और हम एक तगड़ी अपोजिशन का जो है ना इत्तेहाद बनाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, मौलाना भी जुड़ जाते साथ, मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इमरान खान साहब अपने अलावा इन सबको किसी को इंसान ही नहीं समझते। जेल से उन्होंने कई पैगाम भेजे। नहीं, वो जेल से पैगाम जो मर्जी भेजे। पिछली दफा भी इन्होंने कहा है, पिछली दफा भी इन्होंने बड़ा था कि हम निकलेंगे और हम सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर सके थे ना। अब उन्हें समझ में आ गया हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास ही गए। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक गैर फितरी अलायंस होगा, ये चल नहीं पाएगा। ये पहले मौलाना फजल रहमान साहब जो है ही फील्स बिट्रेड, वो कह रहे हैं कि हमने जो मिलकर 26वीं तरमीम जब की थी, कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ था, उन चीज़ों में भी अब आप तब्दीलियां कर रहे हैं। नहीं, तब्दीली नहीं है। हमने ज़रा तरीके से बाकी लेकर आपके सामने एक रखा था। लेकिन बात यह है कि वो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मामला था उसको फेडरल बेंच बनाया गया था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था। उस मामले पे मौलाना फजल रहमान साहब की बात मानी गई थी, लेकिन वो बात मौलाना फजल रहमान साहब ने इसलिए की थी कि ये उन्होंने कहा था कि PTI भी इसको सपोर्ट करेगी, और PTI ने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 26वीं तरमीम के हक में बात की, और मगर बाद में जाके कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बताएं कि उसको अगर चेंज कर दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। MQM जो है उसकी जो तरमीम है बलदियाती निज़ाम के हवाले से, उसे आप कोई खास एंटरटेन अभी तक करने के हवाले से मैं इतलात नहीं आई है। आज भी उसे जो है वो डाल दिया गया है बैक बर्नर पे, तो कहा जी कल इस पे करेंगे फैसला। देखें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट तरमीम है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की तरमीम होनी चाहिए जिसके तहत NFC की फंडिंग बिलखुसूस और बाकी पावर्स वगैरह डायरेक्टली डेलीगेट कर दी जाए। टेन्योर का मामला भी है, मेयर के मामला भी है, चार के मामला भी है। तो ये तमाम चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो अभी क्योंकि काफ़ी इसमें और भी लोग हैं और उनके पंजाब में आप जो तरमीम लेकर आ रहे हैं, जो बलदियाती निज़ाम आप लेकर आ रहे हैं MQM वाली तरमीम से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, लेकिन हमारी वहाँ पंजाब असेंबली में भी एक दावा तो बड़ा पॉपुलर होने का करते हैं पंजाब में, लेकिन जो आप बलदियाती इंतखाबात के लिए आप जो कानून लेकर आए थे वो तो पंजाब असेंबली आप शायद बड़े घबराए हुए वहाँ पे। पंजाब असेंबली ने भी एक करारदाद पास की है जिसके तहत उन्होंने ये बात की है कि जो टेन्योर है लोकल गवर्नमेंट्स का और जो पावर है इनकी जो डेवोल्यूशन होनी थी वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको करना चाहिए। तो पंजाब असेंबली ने ये हमारे लोगों ने पास करवाई है। सही है, तो इस तरह नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका और सेनेटर अफनान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर
कौमी असम्बली में तो हुकूमत के पास नंबर पूरा है, लेकिन सेनेट के अंदर हुकूमत को थोड़ा चैलेंज दरपेश है नंबर गेम पूरी होने के हवाले से। सुबह 11 बजे सेनेट का इजलास है तरमीम की मंजूरी के लिए। देखते हुकूमत ये नंबर कैसे पूरा करती है और इसके बाद तरमीम जो है इसके बाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। वहाँ तो नंबर हुकूमत के पास पूरा है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नाला हैं हुकूमत से, उनके एतराज़ात क्या हैं, इस पर JUI को मौक़िफ़ लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकआउट किया और JUI का कहना है कि उन्हें कुछ एतराज़ात हैं इस तरमीम को लेकर, लेकिन असल मामला तो ये भी है कि 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को अहमियत दी जा रही थी, उनके अहम वोट्स की वजह से अब की मरतबा नंबर गेम चेंज हो चुकी है सेनेट के अंदर और हुकूमत को शायद JUI की जरूरत नहीं रही। इस वजह से इस मरतबा इतनी ज़्यादा अहमियत JUI को नहीं दी गई और JUI क्या फैसला करेगी वोट के हवाले से, चूंकि वो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई है। जानने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं JUI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर कमरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बताएगा कि क्या वजह है JUI ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकआउट क्यों किया है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात क्या है तरमीम को लेकर? ऐसा है कि हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। 27th अमेंडमेंट पे तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सारे थे, मगर इसके बावजूद कमेटी में जो है हम पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, इनपुट देना चाह रहे थे और वहाँ पे अमेंडमेंट्स भी मूव करना चाह रहे थे। तरमीम में जो शिकें शामिल हैं, किसी खास शिक के ऊपर आपको एतराज़ है क्या? हमें हर चीज़ पे एतराज़ है। एक तो ये है कि इस बिल के जरिए ये जो प्रपोजल है आपने 26 अमेंडमेंट को रोल बैक कर दिया। ये एक हम समझते हैं कि एक सियासी धोखा है। जब आपके पास वो मेजॉरिटी नहीं थी, जब आपके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उस वक्त जो है वो आप दूसरी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करके और इनके साथ एक सेटलमेंट पे पहुंचे थे। द मोमेंट आपको जो है ना दाएं बाएं से मदद आई और सीटें आपकी बढ़ गई, तो आपने उस कमिटमेंट को, उस शरीफाना तो स्पेसिफिकली ऐसी कौन सी शिक है कमरान मुर्तज़ा साहब जिस पे JUI को एतराज़ है? आईनी अदालत का मामला है, उसके भी आप हामी थे तकरीबन और वो भी बन रही है। आर्टिकल 243 से मुतालिक भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा पॉजिटिव कमेंट दिया था, तो एतराज़ आपको कहाँ पे है, किस चीज़ से है? आपको किसने क्या दिया कि वो अदालतें बन रही हैं, हम उसके हामी थे? अगर हामी होते तो फिर 26 अमेंडमेंट में ये अदालतों की जगह बेंच ना होते। कमरा साहब, पहले तो हुकूमत ने बड़े चक्कर लगाए थे 26वीं आईनी तरमीम की मरतबा मौलाना साहब के पास, अपोजिशन भी आपके पास आती रही थी। इस मरतबा आपने कमेटी का बाइकआउट किया तो हुकूमत ने दोबारा आपको बुलाने की शायद जो है वो उन्होंने गवारा नहीं किया। तो मसला तो यार असल नंबर गेम का है कि नंबर गेम उनके पास पूरी है, आपकी इतनी अहमियत उनके पास नहीं रही। तो असल मसला क्या ये है कि इस मरतबा वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा आए नहीं, आपको पूछा नहीं है उन्होंने? तो ये मिला तो हमारा है, हमारा था। यानी व्हेन यू फील बिट्रेड, तो आइंदा फिर आप किसी मामले पर हुकूमत पर एतमाद नहीं करेंगे? एतमाद तो फिल वक्त तो नहीं रहा ना। एतमाद हमने तो गिला दिया इस बात का कि आप जो है ना ये जो आपने तय किया था उसको जो है ना आपने वायलेट कर दिया और उसके साथ साथ जो है ना आपने अपने मफाद के सब फरीकों ने अपने अपने मफाद का रास्ता खोला। तो एक चीज तय हो गई हुई है, 13 महीने में वो कौन सी जरूरत है कि जिसके तहत जो ना आपने दोबारा उन चीजों को रीलॉन्च किया है। तो क्या ये तय हो गया है कि JUI तरमीम के हक में वोट नहीं देगी, तरमीम की मुखालफत करेगी, या आखिरी वक्त में आपका फैसला तब्दील हो सकता है? जो मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इसको जो है ना हम अपोज करेंगे। बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। JUI का मौक़िफ़ आपने सुना कि वो तरमीम की मुखालफत ही करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और तज़किया शामिल करेंगे मोहम्मद मालिक साहब का। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि तरमीम तो अगले 3-4 रोज़ के अंदर तकरीबन मंजूर हो ही जाएगी। क्या लग रहा है इस तरमीम की मंजूरी के बाद का मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, सियासी नक्शा क्या बनेगा? देखिए, सियासी मंजरनामे में क्या बड़ी तब्दीली आनी है। कुछ चीजें जो फॉर्मलाइज हो गई हैं, फॉर एग्जांपल 243 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो प्योरली आर्मी के इंटरनल प्रोफेशनली मैटर्स को इम्प्रूव करेंगी, इसलिए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सियासी सूरत हाल पे। अब आप ये भी देखिए, जो पहला आपकी सुप्रीम कोर्ट बन रही है, इनके पहले चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, वो चूज करेंगे। भाई अगर आपने निजाम बनाया था जुडिशल कमीशन का, तो फिर कम अज कम जुडिशल कमीशन से करवा लीजिए। वहाँ भी मलिक साहब वो तबादले तो जुडिशल कमीशन के जरिए ही होंगे ना, वहाँ पे जो पहले से हो रहे थे।
जुडिशल कमीशन, आप पिछले 4-5 जुडिशल कमीशन निकाल लें, क्या आपको गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नजर आती है कि मिनॉरिटी नजर आती है? जो पीएमएल की गवर्नमेंट है, क्या समझते हैं कि सिस्टम पे या हुक्मरानी के ऊपर या सियासत के ऊपर नून लीग की ग्रिप जो है मजीद स्ट्रांग हो जाएगी और तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस मजीद श्रिंक हो जाएगी? देखें, पावर स्ट्रक्चर पे ग्रिफ्ट को समर कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए पॉपुलैरिटी की ग्रिफ्ट पे या जेन्युइन पे। बात यह है, अगर ये मुस्लिम लीग इतनी पावरफुल है तो बल्दियाती इंतखाबात का जो भी लॉ निकाला है उसमें से पार्टी पाबंदी क्यों लगाई है? करवा लेते ना पार्टी बेसिस पे बल्दियाती इंतखाब, पता लग जाता आप कितने पॉपुलर हैं। सो पावर स्ट्रक्चर पे हाँ उनकी ग्रिप बहुत मजबूत है, एब्सोल्युटली स्ट्रैंगल होल्ड है इस वक्त, लेकिन पावर स्ट्रक्चर की भी चीजें बदलते अभी देर नहीं लगती। समझ, कोई वाकया होता है, दो चीजें होती हैं तो बड़ी बड़ी चीजें हमने 24 घंटे में 48 घंटे में लुटी देखी। ये जो मल साहब आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने से मुतालिक जो इस्तिस्ना की जो एक शिक थी वो उन्होंने कहा जी इसे विड्रॉ करें। हालांकि कल हमारे प्राइम में आता तारिक साहब तो बड़ा भरपूर तरीके से डिफेंड कर रहे थे इस तरमीम को, प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना दिए जाने को, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, मैंने ये विड्रॉ करवा ली है। अच्छा इकदाम है, जरूर होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, लेकिन इसमें कोई एक आरा कुछ ये भी चल रही है कोई मुख्तलिफ के जी इससे शायद इमरान खान को फ़ायदा हो जाना था कि उनके केसेस जो हैं वो उन पे ये असरअंदाज होना था सारा मामला, चूंकि आप लाइफ टाइम जब कर रहे हैं कि सस्ता तो फिर उस पर भी उन पे असर आ सकता था। ऐसी वजह थी या प्राइम मिनिस्टर का अपना गुडविल? नहीं, जरूरी नहीं, अनलेस वो ये कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इम्पैक्ट होगा तो उससे इम्पैक्ट नहीं होना था, वो अगले दौर में होना था। लेकिन आई थिंक उनको समझ आ गई थी। ये मैं नहीं मानता कि उनको पता ही नहीं था और ये शिकें आ रही हैं। किस तरह का आइन बन रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पता ही नहीं कि शिकें कौन शामिल कर रहा है और कैसे कर रहा है। लेकिन आई थिंक वो समझदार सियासतदान हैं, बड़ा अच्छा फैसला उनका कि उन्होंने इसमें अपने आप को गंदा नहीं होने दिया। लेकिन सदर साहब को तो आप इस्तिस्ना दे रहे हैं ना, पूरा क्यों दे रहे हैं आप? पूरी दुनिया में होता है कि आपकी टर्म ऑफ ऑफिस में होता है। क्या सदर साहब के कई मुकदमात दाखिले अभी वो पेंडिंग नहीं पड़े हुए? उस पर आज मुशावरत हुई है कमेटी के अंदर, मल साहब उस पर आज बड़ी डिटेल मुशावरत हुई है और किसी नतीजे पर कमेटी पहुंच नहीं सकी कि जो इतलाक होगा सदर साहब के ऊपर इस तरमीम का वो माजी के केसेस पर होगा या नहीं होगा या आइंदा के लिए होगा। इस पे मुशावरत वहाँ पे हो रही थी आज। नहीं, लेकिन लॉजिक नहीं है ना, पूरी दुनिया में टर्म ऑफ ऑफिस में टेन्योर होता है। मसलन इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके ऊपर जितनी भी केसेस हैं, बहुत केसेस हैं, उनकी टर्म तक उनको इस्तिस्ना है, उसके बाद नहीं है। ये तो आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर ने, शुक्र है कि मैं तो कहता हूँ, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस चीज में अपने आप को गंदा नहीं होने दिया और बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। प्रेसिडेंट का भी कोई जवाब नहीं है, एब्सोल्युटली। ये होता है मिसयूज ऑफ पावर। मलिक साहब ये भी बताइएगा कि इस सारे मामले में एक और अहम मामला ये भी है कि आगे चलकर जो तहरीक इंसाफ ने इस तरमीम की भरपूर मुखालफत का ऐलान किया है और उन्होंने एक तहरीक अपनी जो है वो लॉन्च करने का फैसला किया, वो भरपूर तहरीक चलाएंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। क्या लग रहा है आपको, सियासत पे फिर एक कशीदगी एक वो बनेगी या फिर जो तहरीक साहब पहले भी इतना कोई इम्प्रेसिव उस तरह से नहीं कर सकी, जो है पावर शो अभी जो है वो नहीं कर पाएगी, यानी गवर्नमेंट को उस इतना मजबूर नहीं कर सकी कि वो उसके मुतालबात मान सके, पीछे हट सके जो वो कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको मैं एक और राजी से देखता हूँ। मैं इससे कोई बहुत बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं देख रहा, मैं इससे कोई सियासी निज़ाम ऊपर नीचे नहीं देख रहा, लेकिन मुझे एक मेच्योरिटी ये नजर आ रही है। जैसा पीटीआई का एक ही मुतालबा होता था कि जी खान साहब को रिहा करें, बुशरा बीबी को रिहा करें। ये पहली बारी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुई है और ये बड़ी जरूरी है कि आम आदमी को ये भी लगे कि चलें हमारे इश्यूज की बात हो रही है, भले वो आइन की आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। मुझे ये मेच्योरिटी नजर आई है। दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। इस तरह की जब आप चीजें करते हैं तो उसके अंदर आपकी ओपनिंग्स निकलती हैं, आपकी एक गुफ्तगू सियासी डिफरेंट लेवल पे चलनी शुरू होती है। ये जो पहले होता था ना, इसको रिहा करो, इसको छोड़ दो, तो मैं इसको उस जाविये में ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि ये एक मेच्योर पॉलिटिकल अप्रोच मुझे नजर आई है। कॉन्फ्रंटेशन तो है इसमें, लेकिन इशू बेस्ड तो आप बात कर रहे हैं ना, सो इसका एक ट्रैक्शन होगा, इसमें लोग ज्यादा आएंगे और उसमें इन्वॉल्व ये। लेकिन मैं इसको कोई वो तहरीक बनते नहीं देख रहा इस वक्त। आई माइट बी रॉन्ग। मौलाना फजल अहमद साहब बड़े नाला हैं कि इस मरतबा उन्हें इतनी वेटेज नहीं दी गई, ज़ाहिर उनका वोट जो है वो दरकार नहीं था, तो वो एक उनकी पार्टी से ही कुछ देर पहले जो है कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि शायद JUI इस मरतबा तरमीम की मुखालफत पे वोट देगी। नहीं, वो अगर बात भी दे कि वही रेलेवेंस, तो आप हमारे मुल्क में रेलेवेंस होती है, रेलेवेंस वैल्यू कम होती है, न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आपकी न्यूसेंस वैल्यू है
तो आप रेलिवेंट हैं, अगर आपकी न्यूसेंस वैल्यू नहीं है तो फिर आप रेलिवेंट नहीं है। तो इसलिए आई थिंक ये नाराजगी उनकी वक्ती है, हो जाएंगे ठीक, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और जो एएनपी का मामला है, एएनपी ने आज शाइये में तो वो चले गए हैं, वो नालान थे सारे मामले पे, कुछ तरमीम के ऊपर उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सूबे का नाम बदलना चाह रहे हैं केपी का, कि वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा से पख्तूनख्वा कर दें सिर्फ, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा भी एएनपी के ही मुतालबे पर रखा गया था नाम सूबे का। तो क्या समझते हैं, उनके आज एक सेनेटर तो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के शाइये में, मान जाएगी एएनपी, चूंकि एएनपी तो मेन प्लेयर है सारे मामले में, उनके 3 वोट पड़ेंगे तो सेनेट से ये तमीम मंजूर होगी, या फिर जो रिजर्व पूल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट के अंदर, वहां से हुकूमत को मदद शायद लेनी पड़ जाए? यार इसको एएनपी से बड़ा देखना चाहिए। देखिए क्या केपी में सिर्फ पश्तून है और कोई कौमियत नहीं है? खैबर इसका ट्रेडिशनल नेम था, आपके साथ इसको आपने पख्तूनख्वा लगवा दिया, तो ये मेरा ख्याल है एथनिक नाम नहीं होना चाहिए। पंजाब पंज आप के ऊपर है 5 दरियाओं की वजह से, वो भी किसी एक पंजाबी एथनिसिटी के ऊपर नहीं बना, वो पंज आप से नाम बना हुआ है। खैबर ट्रेडिशनल नेम था। मेरा ख्याल है कि ये अब एक जबरदस्ती का इशू बना रहे हैं, बिकॉज जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया, भैया इन्होंने ही नाम लिखवाया था, पीपल्स पार्टी से लिखवाया था। अब वो उस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज से निकाला, वो तो मिल गया आपको उस जमाने में, देखे हमने नाम दिया आपने सूबे को। अब आप उसमें एक नई दुम छिला लगा रहे हैं कि शायद उसको हम और फाइन करें। इस तरह हर 2-2, 5-5 साल बाद नाम नहीं चेंज होते जब तक कि बहुत बड़ा रीजन ना हो। और मेरा तो ख्याल है, मेरा जाती ख्याल ये है, कभी भी एक एथनिसिटी की बेस पे खाली नाम होना ही नहीं चाहिए। सही है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वारिस साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के ऊपर अपना 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ आज सामने रखा है। मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और अफगान तालिबान क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने इस पर भी आज अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। बात करेंगे इस पर मुख्तसर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सरहदी झड़पों के बाद पैदा होने वाली कशीदगी अब सिफारती महाज पर एक नए इम्तिहान में तब्दील हो चुकी है। दोनों मुमालिक के दरमियान तुर्किया और कतर की सालसी से आर्जी जंग बंदी तो कायम है, लेकिन मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए ताहाल कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो सका। यह सूरत हाल न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए खतरा बन रही है, बल्कि दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में बेतमादी की एक नई लहर भी पैदा कर रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अफगानिस्तान तहरीरी तौर पर इस बात की जमानत दे कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, खासतौर पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंदों की कार्रवाइयों के लिए। तहम अफगान तालिबान रजीम इस जमानत को तहरीरी मुआहिदे की शक्ल देने से गुरेजा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ ठोस शवाहिद और मंतक़ की बुनियाद पर पेश किया है, जिसकी तायीद कई गैर जानिबदार मुमालिक ने भी की है। पाकिस्तान का कहना है कि उसका रवैया जिम्मेदाराना और अमन पर मबनी है और वो सिफारती महारत के साथ इस तनाज़े को हल करने की कोशिश कर रहा है। इससे कबल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी हालिया मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीली बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत में एक पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी सरगर्म है जो मुसलसल सरहदी कशीदगी को हवा दे रही है। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि वो किसी सूरत में मुसल्लह शिद्दत पसंदों को जबरदस्ती सरहद पार धकेलने की इजाजत नहीं देगा। वजारत खारजा के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के 12 मुतालबे के बावजूद कलअदम TTP के दहशतगर्दों को हवाले करने से इनकार किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अनासिर उनके काबू में नहीं। पाकिस्तान के मुताबिक ये अब सलाहियत का नहीं बल्कि तालिबान की नीयत का मसला बन चुका है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत के खोखले वादे अपनी अपादियत खो चुके हैं। काबुल इंतजामिया कलअदम TTP और BLA जैसे दहशतगर्दों को पनाह गुज़ीन जाहिर करने की कोशिश कर रही है, जो हकीकतन एक फरेब है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई इस अज़्म का इजहार थी कि वो अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान ने काबुल हुकूमत के साथ हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया, मगर वाज़े कर दिया कि वो किसी दहशतगर्द ग्रोह, हाँ वो कलअदम TTP हो या BLA के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं करेगा। सिफारती मुज़ाकरात का सिलसिला तुर्किया और कतर की सालसी में हुआ। दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें से आखिरी 7 नवंबर 2025 को इस्तांबुल में हुआ पहले दौर में। दोहा में ताउन के असूल तय पाए और आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ दूसरे दौर में। इन उसूलों पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर बातचीत हुई, मगर तालिबान हुकूमत ने अमली इक़दामात से गुरेज किया। इश्तियाल अंगेज बयानात और झूठे इल्ज़ामात के जरिए माहौल खराब किया गया। तीसरे दौर में भी पाकिस्तान ने तामीरी रवैया बरकरार रखा और एक मौसर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर जोर दिया, लेकिन अफगान नुमाइंदों ने दहशतगर्दी के बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश की और गैर मुतल्लिका मामलात छेड़कर मुज़ाकरात को तूल दिया। पाकिस्तान के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का असल मकसद सिर्फ जंगबंदी को तूल देना है, बगैर इसके कि वो दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कोई हकीकी कार्रवाई करे। दफ्तर खारजा के बयान में
कहा गया है कि तालिबान हुकूमत के कुछ अनासर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के हामी हैं, मगर एक मजबूत गिरोह जो बैरूनी कुव्वतों की माली मदद से सरगर्म है, दानिस्ता तौर पर कशीदगी बढ़ा रहा है। उनके झूठे बयानात और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ अवामी नफरत को हवा दे रहे हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद एतमाद मजीद मजरूह हो रहा है। दूसरी जानिब पाक अफगान कशीदगी को कम करने के लिए अभी भी सालिस मुतहर्रिक है और रवा हफ्ते तुर्किया का एक वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि उनके वज़राए खारजा, दिफा और इंटेलिजेंस के सरबराहान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे ताकि अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी और मुस्तकिल अमन के क़याम पर पेशरफ्त की जा सके। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक सरकारी हैंड आउट में बताया गया है कि इतवार को बाकू से वापसी पर सदर एर्दोगान ने कहा, तुर्क वज़रा के दौरे का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी और अमन के क़याम को जल्द अज जल्द यकीनी बनाना है। तुर्किया और कतर के अलावा दीगर ममालिक भी पाक अफगान कशीदगी कम करवाने के लिए सालिसी की पेशकश कर रहे हैं। इसी तनाजुर में आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी और अफगान हम मनसबों इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। ईरानी और अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात और इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सरकारी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हल करने में हर मुमकिन मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मुकालमे के तसलसल और इलाकाई ताउन के जरिए कशीदगी कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने को तैयार है। पाकिस्तान अब सिफारती सतह पर इस कोशिश में है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से ला ताल्लुक करने के साथ साथ आलमी बरादरी को इस मसले की संगीनी से आगाह करे। और अब यह आलमी बरादरी ही की जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों से बाज रहने पर मजबूर करे ताकि पूरे खित्ते में अमन की बहाली मुमकिन हो सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।